हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर के है। ठीक है, इस वीडियो में हम पूरे तरीके से जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो सभी कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। जब अंत तक आप देखेंगे तो आप जो है मेरे पढ़ाने की स्टाइल सब कुछ आप समझ जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं एक एक कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा। ठीक है, अगर आपको केमिस्ट्री से डर लगता है तो समझ लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरी वीडियो को देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे और आप जो है आपको जो केमिस्ट्री से डर लगता है वो डर बिल्कुल निकल जाएगा। आपको लगेगा कि यार केमिस्ट्री में कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं। केमिस्ट्री जो है अगर देखा जाए तो एक मनोरंजन का साधन है। ठीक है, देखिए यहाँ पास तो इसके लिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक, इसका हिस्ट्री थोड़ा समझेंगे। उसके बाद हम तुरंत अपने इस टॉपिक पर आएंगे। ये वीडियो हो सकती है आपको थोड़ा सा लंबी लगे, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में जितने भी मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं इतने लाजवाब कॉन्सेप्ट होंगे जो आज तक आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, इसकी गारंटी है। और ऐसा इस पूरे यूट्यूब चैनल पर ऐसा कोई वीडियो भी बनी भी नहीं होगी, मैं इसकी गारंटी लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों। नहीं देख करके आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर जी आप झूठ बोल रहे थे कि ऐसी वीडियो नहीं बनी है और ये वीडियो बनी हुई है। ठीक है, जिस तरीके से मैं जो जो चीज़ बताने वाला हूं इस वीडियो में वो चीज़ पक्का है। पूरे यूट्यूब में पूरे आप यूट्यूब छान लीजिएगा, पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें अगर एक वीडियो मिल जाएगा तब मुझे बताना। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, फिर बताइएगा कि इस वीडियो की क्वालिटी क्या है। ठीक है, और मेरी पढ़ाने की स्टाइल क्या है, आप लोग समझ जाओगे। मेरे प्यारे बच्चों इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका जो है बेसिक समझेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी बेसिक थोड़ा समझना पड़ेगा ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक वैज्ञानिक होते हैं जिनका नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था अल्फा कण प्रकीर्णन। क्या नाम था? अल्फा कण प्रकीर्णन। उन्होंने एक सोने की पन्नी लिया। क्या लिया? सोने की पन्नी लिया और सोने की पन्नी पर एक ऐसा सेटअप तैयार किया जिसमें से अल्फा कण की बौछार करा दी। जब अल्फा कणों की बौछार कराई तो कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो सीधे उस परमाणु से बाहर निकल गए, कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो थोड़ा सा मुड़ गए और कुछ यानी 20,000 अल्फा कणों में से केवल एक ऐसा अल्फा कण था जो सीधा गया लेकिन टकरा करके वापस लौट आया। मेरे प्यारे बच्चों इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ठीक है, और जो वापस लौट करके आ गया इससे ये निष्कर्ष निकला कि परमाणु के मध्य भाग में कोई ना कोई ऐसा चीज है जो धनावेशित है। क्योंकि हमारा जो हीलियम परमाणु था यानी जो हमारा अल्फा कण परमाणु था वो एक प्रकार का द्विधनावेशित कण था। कैसा था? द्विधनावेशित कण था, यानी वो एक प्रकार का धनावेशित कण था। ठीक है, यानी अल्फा कणों को जब बौछार कराया गया तो वो जो है धन आवेश था। तो धन आवेश और धन आवेश एक दूसरे को रिपल करते हैं यानी प्रतिकर्षित करते हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि ना मतलब परमाणु के अंदर कोई न कोई ऐसा चीज है जो धनावेश से भरा हुआ है, इसीलिए ये कण रिपल यानी प्रतिकर्षित हो गया, वापस लौट आया। तो यहां से ये पता चला कि परमाणु के अंदर, परमाणु के मध्य भाग में यानी सेंटर में, ठीक है, क्या होता है? न्यूक्लियस होता है जो धनावेशित होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे होते हैं। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो धनावेश होता है यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है शून्य यानी जीरो होता है। मेरे प्यारे बच्चों इतना रदरफोर्ड ने बताया तो और कुछ, लेकिन ये वीडियो हमारा इलेक्ट्रॉनिक पर बेस है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बेस है, इसलिए हम लोग और ज़्यादा डिटेल पर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो परमाणु के अंदर नाभिक होता है, इसकी खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। इतना चीज़ आपको समझ में आया। और उन्होंने ये भी बताया कि परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इतना केवल बताया, उसके बाद कुछ भी नहीं बताएं। ठीक है, अब जो है इनके बाद एक साइंटिस्ट यानी एक वैज्ञानिक और आते हैं जिनका नाम होता है नील्स बोर। क्या नाम होता है? नील्स बोर। अब नील्स बोर आते हैं और उन्होंने ये बताया कि नाभिक के चारों ओर कुछ कक्षाएं होती हैं, मतलब नाभिक के चारों ओर कुछ कक्षाएं होती हैं जिन निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं।
ठीक है, ये चीज समझिएगा। नील्स बोर ने क्या बताया, नाभिक के चारों ओर कुछ कक्षाएं होती हैं, ठीक है, उन कक्षाओं का नाम क्या दिया, यानी कुल 7 कक्षाओं के बारे में उन्होंने बताया। कितने कक्षाओं के बारे में, 7 कक्षाओं के बारे में, कुल जो है 7 कक्षाओं के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, देखिए अब वो 7 कक्षाएं कौन कौन से थी इसको समझिएगा। तो उन्होंने कहा के एल एम एन ओ पी क्यू। मेरे प्यारे बच्चों, ये 7 कक्षाएं यानी परमाणु के अंदर 7 कक्षाएं होती हैं, जिसके बारे में किसने बताया, नील्स बोर ने। कक्षाएं यानी सेल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, ऐसे समझिएगा, जैसे मान लेते हैं एक परमाणु है और उस परमाणु के अंदर ये एक नाभिक है, ये क्या है, नाभिक है। ठीक है, इस नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। अब इन कक्षाओं को थोड़ा सा मैं लिखता हूं थोड़ा अच्छे तरीके से, ताकि एक एक चीज जो है आपको समझ में आता जाए। इसके पास एक कक्षा होती है जिसको हम प्रथम कक्षा बोलते हैं, प्रथम सेल कहते हैं। पहली कक्षा, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये कलर जो है हम लोग लेते हैं, आपका जो है मान लेते हैं ये प्रथम कक्षा है, ये प्रथम कक्षा है। उसके बाद जो है दूसरा कलर लेते हैं, ये दूसरा कक्षा है। तीसरा कलर लेते हैं, ये तीसरी है। चौथा, ये चौथा है। पांचवा, ये पांचवा है। छठा, ये छठवीं कक्षा है। और सातवां, ये सातवां है। यानी मैंने कलर से बना दिया ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसको जो है, ये वाली जो कक्षा है, इसको मैंने फर्स्ट माना, इसको मैंने सेकंड माना, इसको मैंने थर्ड माना, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स्थ और इसको सेवेंथ। यानी कुल कक्षाएं कितनी होती हैं, 7 कक्षाएं। टोटल 7 कक्षाएं मेरे प्यारे बच्चों होती हैं। किसने बताया था, नील्स बोर ने बताया। ठीक है, और उन्होंने ये बताया कि इन सभी कक्षाओं में जो है, इन सभी निश्चित कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। कहने का मतलब ये है बेटा कि एक परमाणु के अंदर 3 मूल कण होते हैं। 3 मूल कण कौन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। याद रखिएगा। तो यहां पास आपके पास ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर जो है ये कक्षाएं हैं। ठीक है, इन्हीं निश्चित कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चक्कर लगाता है। क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। मेरे प्यारे बच्चों, बताइए इतना कुछ समझ में आया कि नहीं आया, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अब क्या होता है, अब इनके बाद जो है एक साइंटिस्ट आते हैं, यानी एक वैज्ञानिक आते हैं, जिनका नाम होता है सोमरफील्ड। मतलब नील्स बोर ने इन कक्षाओं के बारे में बताकर चले जाते हैं कि इन निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। फिर आते हैं सोमरफील्ड, उन्होंने कहा ठीक है कक्षाएं होती हैं, मान लिया कि कक्षाएं होती हैं। नाभिक होता है परमाणु के अंदर, वो भी मान लिया। कक्षाएं होती हैं, वो भी मान लिया। लेकिन एक बात मेरी भी मानिए, इन कक्षाओं के अंदर भी कमरे होते हैं जिनको उपकक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, उपकक्षा। तो सोमरफील्ड ने कक्षाओं के अंदर उपकक्षाओं का, ठीक है, खोज की। उपकक्षा को इंग्लिश बोलते हैं सब सेल। क्या कहते हैं बेटा, सब सेल कहते हैं। अब जो है, जो सब सेल है वो कौन कौन से सब सेल थे, उनका नाम क्या क्या था, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, उन्होंने एस, पी, डी और एफ, उन्होंने ये जो है 4 उप कक्षाओं के बारे में बताया कि इन सभी कक्षाओं के अंदर ये उप कक्षाएं पाए जाते हैं।
ठीक है, SPDF, जिसको हम सब सेल कहते हैं। और उन्होंने इसके अलावा ये भी बताया कि इन उप कक्षाओं के अंदर भी कमरे होते हैं जिनको हम कक्षक यानी ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये ऑर्बिटल कितने होते हैं। तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, मैं यहां पास लिखने वाला हूं, देखो SPD और F। तो बेटा यहां पास एक चीज याद रखिएगा कि यहां पास अगर हम बात करें कि S वाला जो उपकक्षा है, जो S वाला उपकक्षा है, इसके अंदर एक ऑर्बिटल्स यानी एक कक्षक पाया जाता है। कितने कक्षक पाए जाते हैं? एक कक्षक। यहां पास मैं लिख रहा हूं, इसको समझिएगा। मैंने क्या बताया कि इस S वाला जो ऑर्बिटल्स है, सॉरी S वाला जो सब सेल है, इसके अंदर केवल एक कक्षक मतलब ऑर्बिटल्स पाया जाता है। अगर हम P की बात करें तो P वाले के अंदर जो है, P वाले के अंदर तीन उपकक्षाएं पाई जाती, तीन कक्षक पाए जाते। कितने कक्षक पाए जाते हैं? 3। यानी P वाले के अंदर 3 कमरे और हैं जिनको ऑर्बिटल्स कहते हैं। उसके बाद जो है अगर हम D वाले की बात करें तो D वाले के अंदर 5, कितने? 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम F वाले की बात करें तो F वाले के अंदर अगर हम बात करें तो F वाले के अंदर कुछ कितने पाए जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 कमरे यानी 7 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा कि S वाले में एक कमरा होता है यानी जिसको ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, P वाले में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, D वाले में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और F वाले में कुल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज समझ में आया आप लोगों को। अब एक चीज और समझिएगा, अभी एक साइंटिस्ट आएंगे, ठीक है, वो कुछ और बताएंगे, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो सोमरफील्ड ने ये बताया कि प्रत्येक कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। यानी जो यहाँ पास कमरा बना हुआ है इस प्रकार से, इन कमरों में एक कमरे में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे बस। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि अगर हम S की बात करें, S उप कक्षा की बात करें यानी सब सेल की बात करें तो S सब सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसको समझिए, मैंने क्या बताया? मैंने ये यहां पास बता दिया कि जो S वाला उप कक्षा है इसके पास कितने ऑर्बिटल्स हैं? 1 ऑर्बिटल्स। अब बताया गया कि प्रत्येक ऑर्बिटल्स में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहां पास मैं लिख देता हूं, यहां पास इस चीज को लिखना होगा, इस चीज को यहां पास लिखना होगा। मैं इसको एकदम स्पष्ट कर देता हूं, प्रत्येक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाते हैं, भरे जा सकते हैं। मैंने क्या बताया यहां पास मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि प्रत्येक ऑर्बिटल्स यानी प्रत्येक इस बॉक्स में केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं और देखते हैं कि इन कक्षाओं में कुल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो अगर आपके पास S उप कक्षा है और इसमें पूछा जाए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप एकदम सीधा सा जवाब दीजिएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। जब आप 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो आपका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। उसके बाद हम लोग P वाले उप कक्षा में आते हैं, तो P वाले में अगर एक में ध्यान समझिए, यहां पास एक मैंने कितना बताया? मैंने कहा एक कमरे में यानी एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन?
2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बताइए यहाँ पास इसमें कितने कमरे हैं, यानी कितने बॉक्स हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ पास 3 बॉक्स हैं। अगर 3 बॉक्स हैं तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आप कहोगे सर एक में अगर 2 आते हैं तो 3 में 6 आएंगे। इसका मतलब पी वाले में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। अब डी वाले की बात कर लेते हैं। तो डी वाले में कितने कमरे हैं, टोटल 5 कमरे। अगर एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 5 कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आप कहोगे 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। मेरे प्यारे बच्चों एफ की बात कर रहे हैं, एफ वाले में कुल कितने कमरे हैं। तो आप कहेंगे सर एफ वाले में 7 कमरे, यानी 7 ऑर्बिटल्स हैं। और अगर 7 ऑर्बिटल्स हैं, एक में 2 तो 7 में 14। आप पहले से भी जान गए होंगे कि यहां पास 14 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब जो है यहां पास ये भी समझना है कि इस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वहां पास हमारे पास 2 अपवाद मिलेंगे, एक क्रोमियम और कॉपर। तो क्रोमियम और कॉपर में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहां पास हम लोग थोड़ा समझ कर चलते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ याद रखिएगा, इन 6 इलेक्ट्रॉनों को आप कैसे भरोगे। जब भरना शुरू करोगे तो इन सभी बॉक्स में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भर देंगे। ये भर दिए। ऐसा कभी मत करना कि इधर से भरते चलें एक साथ, ऐसा मत करना। ये हमने एक इलेक्ट्रॉन करके सभी में भर दिए। अब जो है 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन भी और भरना है। जब 3 इलेक्ट्रॉन अभी और भरना है तो यहाँ से फिर चौथा इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भरेंगे, फिर 5वां यहाँ भरेंगे, 6वां यहाँ भरेंगे। ठीक है। अब जैसे मान लेते इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इन 10 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। तो पहले हम 5 इलेक्ट्रॉन इसमें पांचों बॉक्स में भर देंगे, 1 2 3 4 5। फिर 6वां भरेंगे तो यहाँ पास 6वां उल्टा ये, ठीक है, ये हो गया। 14 भरना इसमें तो एक एक पहले भर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। फिर 8 9 10 11 12 13 14, यानी ये पूरे 14 इलेक्ट्रॉन भर गए। मेरे प्यारे बच्चों ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं आगे, एक पॉइंट और हम लोग बात करते हैं कि जो यहां पास मैंने लिखा, ठीक है, इस प्रथम जो कक्षा है इसमें जो है इसमें से कौन सा लेटर आएगा। प्रथम कक्षा यानी किसको हम कहते हैं, तो इसको समझते हैं। देखिए मैंने क्या बताया यहां पास, मैंने ये बताया कि आपके पास मान लेते हैं एक परमाणु है और उस परमाणु में ये जो है एक नाभिक है। क्या ये नाभिक है। नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, कुछ निश्चित कक्षाएं होती हैं। ठीक है, कुछ निश्चित कक्षाएं होती हैं। पहली कक्षा मान लेते हैं ये है, ये पहला कक्षा है। दूसरा कक्षा मान लेते हैं ये है, ये दूसरा कक्षा है। तीसरा कक्षा मान लेते हैं, तीसरा कक्षा ये है। चौथा कक्षा मान लेते हैं ये है। हम 4 ही कक्षा ले रहे हैं, ठीक है, पांचों का पूरे 7 कक्षा नहीं ले रहे हैं, समझाने के लिए 4 कक्षा बहुत है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं नाभिक है। नाभिक का पहला कक्षा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये है। मैंने क्या बताया, ये जो है इसको हम पहला कक्षा बोलेंगे, ठीक है, इसको हम सेकंड कक्षा बोलेंगे, इसको हम थर्ड कक्षा बोलेंगे और इसको हम फोर्थ कक्षा बोलेंगे। अब यहां पास अगर हम प्रथम कक्षा की बात करें, ठीक है, प्रथम कक्षा की बात करें तो प्रथम कक्षा में जो है प्रथम कक्षा किसको हम कहेंगे, तो प्रथम कक्षा हम बोलते हैं के को। यानी प्रथम कक्षा कौन होता है, के होता है। प्रथम कक्षा कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों, के होता है, समझिएगा। प्रथम कक्षा जो है वो कौन सा होता है बेटा, के होता है। प्रथम कक्षा हम के को मानेंगे और दूसरा कक्षा एल को, तीसरा एम को, चौथा एन को और पांचवा ओ को, छठवां पी को और सातवां क्यू को, ऐसे हम लोग मानते हैं। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये यहां पास समझना है कि जो के वाला कक्षा है इसमें कुल कितने कमरे होते हैं, कितने उप कक्षाएं होती हैं। ठीक है, तो ये जो आपका लिखा गया ये सेल लिखा गया, क्या लिखा गया है, ये सेल। ठीक है, ये सेल है। ठीक है, यानी कक्षा है, क्या है ये कक्षाएं हैं। ठीक, एक मिनट बच्चों, हाँ, ये क्या है,
कक्षा है। उसके बाद जो है उसके बाद हम लोग समझते हैं जो यहां पास के वाला कक्षा है, के वाले कक्षा में कितने उप कक्षाएं होती हैं। तो आप कहोगे सर के वाले में केवल एक ही उप कक्षा होता है जिसका नाम है एस, जिसका नाम है एस। ये उप कक्षा है यानी सब सेल है। सब सेल मतलब उप कक्षा, ये उप कक्षा है एस। ठीक है, अब ये बताइए एस के अंदर जो है, अगर हम एस के अंदर बात करें तो एस के अंदर कितनी कक्षक यानी कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर जी एक ही ऑर्बिटल्स होता है, एक ऑर्बिटल्स होता है। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक। उसके बाद जो है हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि जो दूसरा कक्षा है, दूसरा कक्षा जिसका नाम है एल, ठीक है, इसमें कितने और मतलब कितने उप कक्षाएं होती हैं यानी सब सेल होती हैं। तो आप कहोगे सर जी इसमें जो होता है एस भी होता है और पी होता है, यानी दो सब सेल होते हैं, दो सब सेल यानी उप कक्षाएं होती हैं। मैंने अभी अभी बताया है कि एस वाले में एक कक्षा, एस वाले में एक कक्षा, और पी वाले में, एस वाले में कितने कक्षा होते बेटा, अभी मैंने बताया था जस्ट नाउ, अभी मैंने बताया कि एस वाले में जो है एक ऑर्बिटल्स होता है और पी वाले में 3 ऑर्बिटल्स होता है, यानी कुल मिला के कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 4। कितने हो गए, 4 हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें एम की, तो एम वाले में एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है। इस प्रकार से एस वाले में एक ऑर्बिटल्स, पी वाले में 3 ऑर्बिटल्स और डी वाले में 5 ऑर्बिटल्स, यानी कुल मिला के 5 3 8 और 1 9 ऑर्बिटल्स हो गए। इसी प्रकार से अगर हम एन की बात करें तो एन वाले में एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है और एफ भी होता है। तो एस वाले में एक ऑर्बिटल्स, पी वाले में 3 ऑर्बिटल्स और डी वाले में 5 ऑर्बिटल्स और एफ वाले में कितने हो जाएंगे, 7 ऑर्बिटल्स। कुल मिला के कितना हो गया, 7 5 12, 12 3 15 और 1 16, यानी 16 ऑर्बिटल्स हो गए। ये 16 ऑर्बिटल्स हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज बताइए मुझे, अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो के वाला कक्षा है इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे सर जी ये बताइए, अभी आपने बताया है एक ऑर्बिटल्स में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अगर एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, तो कितने के वाले में कितने हो जाएंगे टोटल, तो आप कहोगे 2 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए अगर एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन तो 9 ऑर्बिटल्स में आप कहोगे सर 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन तो 16 ऑर्बिटल्स में 32 इलेक्ट्रॉन। मेरे प्यारे बच्चों ये चीज आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो प्रथम कक्षक होता है यानी प्रथम कक्षा जो होता है सेल होता है जिसको हम के कहते हैं, के वाले में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। इसी प्रकार से एल वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से एम वाले में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से एन वाले में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, आई या नहीं आई आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही वादा किया है कि ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है। सच कह रहा हूं, आप लोग ना तो ढूंढ लीजिएगा, विश्वास अगर नहीं है तो ढूंढ कर बताइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर ये चैनल है और इस चैनल में ये वाली वीडियो आप देखिए, यहाँ पास जो है ये वीडियो आपसे भी अच्छी बनाई गई है, ठीक है। इतना जो कंटेंट मैं बता रहा हूँ इतना कंटेंट नहीं मिलने वाला। ये बेटा समझ में आ गया, एकदम सीक्वेंस मैंने लिख दिया। अब यहाँ पास हमको ये समझना है, ठीक है, यहाँ पास ये समझना है कि नाभिक के पास जो कक्षाएं होती हैं, नाभिक के पास वाली कक्षाओं की जो ऊर्जा होती है वो कम होती है और नाभिक से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है मैं बता रहा हूं। नाभिक के पास जो कक्षा होती हैं वहां पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या
कम होती हैं। जैसे जैसे नाभिक से आप दूर जाते जाते हो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, ठीक है, और यही कारण है कि ऊर्जा भी बढ़ता जाएगा। ठीक, तो यहां पास बताइए, अगर नाभिक के पास हम लोग हैं तो नाभिक के पास पहला कक्षक जिसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, और नाभिक के सबसे बाद वाला जो है जो 7वां कक्षक होगा उसमें अब बात कर लेते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। उसमें बहुत ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि चौथे इलेक्ट्रॉन में ही 32 इलेक्ट्रॉन हो, चौथे कक्षा में ही 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। फोर्थ जो कक्षा है यानी सेल है उसी में 32 है। अब जो है हम लोग यहाँ पास बात ये कर लेते हैं कि सर पांचवें में अगर हम बात करें, पांचवें में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, छठवें में कितने होंगे, सातवें में कितना होगा, तो इसको कैसे समझेंगे? तो बेटा इसके लिए अगर यहाँ पास देखा जाए तो यहाँ पास एक गणित का एक फार्मूला लागू हो रहा है, 2, 8, 18, 32। इसका मतलब एक फार्मूला यहाँ पास बन रहा है। उस फार्मूले को कहिए तो मैं बता देता हूँ। उस फार्मूले का जो है वो ये है 2n स्क्वायर, 2n²। ये जो है एक फार्मूला बन गया। बेटा यहां पास अगर हम बात करें जहां n क्या है, जहां n क्या है तो आप कहोगे कक्षाओं की संख्या है। n क्या है? कक्षाओं की संख्या है, कक्षाओं की संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा इस फार्मूले को हम सेटिस्फाइड करते हैं। क्या इससे, इस फार्मूले से ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए मैंने अभी ये बताया आप लोगों को कुछ यहाँ पास जो n है वो कक्षाओं की संख्या है। तो अगर हम इस फार्मूले से देखें कि पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बता पाता है फार्मूला कि नहीं बता पाता है, यानी सेटिस्फाइड हो पाता है नहीं हो पाता है। तो यहाँ पास आप क्या करोगे, इस n की स्थान पर जो है पहला कक्षा यानी 1 रखोगे। तो ये बताइए 1 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे सर जी 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 के 2, जो कि प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखा गया है। दूसरा देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ n के स्थान पर दूसरा कक्षा यानी 2 रखूं तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आप कहेंगे सर जी 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन देखिए है ना। तीसरी कक्षा चेक कर लेते हैं, अगर मैं यहां पास n के स्थान पर 3 रखूं, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 दूनी 18, तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चौथा हम लोग देखते हैं, इस n के स्थान पर 4 रखूंगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 दूनी 32, यानी 32 आ गया। इसका मतलब यह है कि अगर हमको पांचवा कक्षा का मान निकालना है कि जो पांचवा कक्षा है उसमें क्या होगा, जो छठवां होगा उसमें क्या होगा, जो सातवां होगा उसमें क्या होगा, अगर इसको हमको निकालना है तो यहां पर समझिएगा। देखिए ये जो है मान लेते हैं पांचवा कक्षक है, तो पांचवा कक्षक आपका क्या होता है? पी होता है। क्या होता है? पी। सॉरी, पांचवा कक्षक होता है ओ। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो पांचवा कक्षक अगर ओ है तो यहां पर अगर हम इस फार्मूले से निकालें कितना होगा, तो ये बताइए यहां पर रखेंगे 2 गुणे 5 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 25, और 2 गुणे 25 25 दूना 50, 25 दूना 50 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ पांचवा कक्षा में जो O है उसमें 50 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी प्रकार से हम इसकी बात कर लेते हैं छठवां कक्षा। छठवां कक्षा जो है आपका पास P है, P में अगर बात करें तो 2 गुणे 6 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 6 छंग 36, कितना हो जाएगा? 36 दूना 72 इलेक्ट्रॉन। मेरे प्यारे बच्चों इसी प्रकार से अगर सातवां कक्षा की हम बात करें, सातवां कक्षा जो Q है, अगर इसकी बात करें 2 गुणे 7 का स्क्वायर यानी 7 49, 2 गुणे 49 बराबर कितना हो जाएगा? 98 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से आपने पूरे सातों कक्षा के बारे में आपने समझ लिया। ठीक है, ये आपका निकला इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाला कक्षा कौन सा है, आपका यहाँ पास प्रश्न अगर बने कि लोवेस्ट एनर्जी वाला कक्षा कौन सा है यानी सबसे कम ऊर्जा वाला कक्षा कौन सा है, तो आप बताओगे के। और सबसे अधिक ऊर्जा वाला कक्षा कौन सा है, तो आप बताओगे क्यू। कौन सा कक्षा है? क्यू है। मेरे प्यारे बच्चों आपको अगर वीडियो सच में समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर भी करिएगा। इससे थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिलता है, और मेहनत करके इससे भी बेटर वीडियो देने का हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये चैनल जो है अभी अभी शुरुआत किया गया है।
ठीक है। तो आप इसके सब्सक्राइबर पर मत जाइएगा, ठीक है। इसमें जो है आप कंटेंट देखिएगा, पढ़ाने की स्टाइल देखिएगा। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे पढ़ाने की स्टाइल कैसी है, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन वहाँ से मिले, और मैं अपनी, अगर मेरी पढ़ाई में कुछ कमी हो तो मैं जो है उसमें थोड़ा सुधार कर पाऊँ, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पास ये बताया कि नाभिक के पास यानी न्यूक्लियस के पास जो भी कक्षाएं होती हैं उसमें ऊर्जा का जो मात्रा होता है यानी ऊर्जा का स्तर होता है बहुत कम होता है। नाभिक से जितना दूर हम जाते जाएंगे उतना ही ऊर्जा स्तर बढ़ता जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग अपने उस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, जिस टॉपिक को आज मैं इस वीडियो में बताने वाला था। ये आपका बेसिक था, अब समझ लीजिए आपको बेसिक सही हो गया, आप किसी प्रकार कोई दिक्कत टॉपिक पे नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग उसी टॉपिक पर चलते हैं। फिर मैं एक बार बताना चाहूँगा, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये दो तरीके से निकाले जाते हैं। एक होता है बोहर-बरी के नियम से और दूसरा होता है आप-बाऊ के नियम से। अब कहोगे सर, जब बोहर-बरी ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखा दिया तो आप-बाऊ ने ऐसा क्यों किया? बेटा एक चीज़ बताऊंगा, बोहर-बरी ने जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाया तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके नियम से निकल रहा था केवल 20 तक ही निकल रहा था, बस सही से 20 तक ही सेटिस्फाइड हो रहा था बस। उसके बाद जो है 20 के बाद जैसे 21 आया, 22 आया, 23 आया, 24 आया, वहाँ पास कन्फ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो गया, ठीक है। इसीलिए फिर आप-बाऊ ने एक नियम दिया, ठीक है, और उस नियम के अनुसार जो है 118 अगर एलिमेंट्स यानी तत्व होते हैं तो आप उस नियम से जो है 118 एलिमेंट्स यानी तत्वों के आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बेटा ये देखिए, ये है हमारा सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था बोहर-बरी, ठीक है। तो इनकी थोड़ा सा परिभाषा देखते हैं कि ये परिभाषा क्या बता रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न कक्षाओं यानी सेल में वितरण करने के नियम को बोहर-बरी का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बोहर-बरी का नियम कहते हैं। अब इन कक्षाओं को इस प्रकार दर्शाते, जो कि मैंने अभी बताया है, जो मैंने बताया वही चीज पूरा यहाँ पर लिखा गया है। मैंने अभी बताया था कि जो सेल होते हैं वो KLMNOPQ ऐसे करके होते हैं, ठीक है। और के को प्रथम कक्षा बोला जाता है, एल को द्वितीय कक्षा बोला जाता है, और एम को तृतीय कक्षा बोला जाता है, और एन को चतुर्थ कक्षा बोला जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था कि ये नाभिक है, नाभिक के पहला कक्षा के होता है, नाभिक का दूसरा कक्षक जो है एल होता है, नाभिक के बाद जो है तीसरा जो कक्षक होता है उसको एम कहते हैं, चौथे को एन कहते हैं, पांचवें को ओ कहते हैं, छठवें को पी कहते हैं, सतवां को क्यों कहते हैं। और इसमें मैंने ये बताया कि के वाले में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम वाले में 18 होते हैं, एन वाले में 32 होते हैं, और ओ वाले में 50 होते हैं, और पी वाले में 72 होते हैं। मैं ये सारी चीज़ें बताया हूँ। आगे क्या कह रहा है, इन सेल को प्रिंसिपल एनर्जी लेवल यानी एन भी कहते हैं। मैंने जो अभी बताया कि जो एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, इन्हीं कक्षाओं को इन्हीं सेल को कहते हैं, ठीक है। सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल होता है वो के होता है, सबसे हाईएस्ट क्या होता है आपको अभी बताया गया है, क्यू होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये इन्होंने कुछ नियम दिया। पहला नियम क्या है? किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस सूत्र से निकाली जाती है, जो कि मैंने अभी सूत्र के बारे में बताया था। ये जो सूत्र लिखा है ये 2n² है, ठीक है, 2n² है। मैंने अभी इसी सूत्र को जो है पूरी तरीके से लागू करके मैंने इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाला। जैसे मान लेते हैं के वाले में, ठीक है, के को हम प्रथम कक्षा कहते हैं, तो यहाँ पास क्या है, इस सूत्र को लगाया गया होगा, इस सूत्र को जो है यहाँ पास लगाया गया होगा। देखिए 2n², तो यहाँ पास क्या किया होगा, 2 1 का स्क्वायर यानी 2 × 1 = 2 आया होगा। इसी प्रकार से यहाँ भी इसको लगाया होगा 2n², तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर बराबर 2 × 4 = 8 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए 2n² यहाँ भी लगाया गया होगा, तो 2 × 3 का स्क्वायर यानी 2 × 9, 9 2 जा 18 हो गया। फिर इसके बाद 2n², 2 × 4 का स्क्वायर और 2 × 16 हो जाएगा बराबर 32 हो गया। यानी यहाँ से ये जो है अभी जो मैंने बताया है वही चीज़ जो है यहाँ पास भी बताया गया है, ठीक।
उसके बाद जो है बेटा आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आगे क्या है। अब कह रहा है क्योंकि, उसका मतलब बताया कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हर एनर्जी लेवल में कई ऑर्बिटल होते हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जो कि मैं पीछे से बता करके आया है। ठीक है, इसी को मैंने भी बताया, देखो वही चीज यहां पर लिखा गया है। इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2n स्क्वायर होता है, 2n स्क्वायर होता है। जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितना होता है, 2n स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दूसरा नियम क्या है, बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत खतरनाक नियम है। इन्होंने ये बताया कि बाहरी कक्षा में, यानी अगर कोई भी बाहर वाला कक्षा है तो उसके बाहर वाले कक्षा में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाएंगे। इस चीज को अपने माइंड में एकदम सेट कर लीजिए, क्योंकि यही चीज जो है आगे लागू होगा। ठीक है, परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा यानी वैलेंस शेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, इस चीज को आप जो है याद रखिएगा। ठीक है, उदाहरण जैसे नियॉन है, जैसे नियॉन है तो नियॉन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो 2,8 होता है। यानी प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया और दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। प्रथम कक्षा में 2 और दूसरे में 8, इस प्रकार से बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बहुत ही स्टेबल हो गया। कहने का मतलब ये है कोई भी परमाणु होता है, कोई भी एलिमेंट्स है, ठीक है, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, और स्टेबल करने के लिए यानी संतुष्ट करने के लिए, ना किसी से लेना ना किसी को देना, इसका मतलब ये होता है संतुष्ट यानी स्टेबल करने के लिए वो जो है अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। कोई भी दुनिया का कोई भी एलिमेंट्स हो, ठीक है, वो सब अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। केवल एक अपवाद है हीलियम को छोड़ करके। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें कारण क्या है, परमाणु निष्क्रिय गैस यानी नोबल गैस स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहता है। कोई भी परमाणु ऐसा क्यों करना चाह रहा है, ठीक है, तो इसलिए करना चाह रहा है क्योंकि परमाणु निष्क्रिय गैसों जैसी स्थिरता नोबेल गैस स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहता है। जैसे नियान 2,8 होता है, आर्गन 2,8,8 होता है। इस प्रकार से हर एक परमाणु ये स्टेबिलिटी जो है प्राप्त करना चाहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नियम क्या है, नई कक्षा तभी भरती है जब पिछली कक्षा भर जाए। इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले इनर सेल में भरते हैं। ठीक है, जब देखो यहां पर इस नियम को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये नियम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये नियम जो मैंने बताया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। कह रहा है कि नई कक्षा तभी भरेगी जब पिछली कक्षा पूरी तरीके से भर जाए। ठीक है, तभी नई कक्षा भरेंगे, अन्यथा हम नई कक्षा नहीं भरेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर क्रम दिया है, पहले हम के भरेंगे, फिर एल भरेंगे, फिर एम भरेंगे, फिर एन भरेंगे, ऐसे भरते जाएंगे। और एक चीज और याद रखिएगा, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरेंगे, चाहे क्यों ना उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकें या 32 इलेक्ट्रॉन आ सकें, लेकिन जब तक उसमें जो है बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हम भरवे नहीं करेंगे। ये चीज आप लोग याद रख लीजिएगा, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं भरेंगे, चाहे उसमें 18 इलेक्ट्रॉन क्यों ना आ जाए, 32 इलेक्ट्रॉन क्यों ना आ जाए, 50 इलेक्ट्रॉन क्यों ना आ जाए, 72 इलेक्ट्रॉन क्यों ना आ जाए, ठीक है, 98 इलेक्ट्रॉन क्यों ना आ जाए, लेकिन हम बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं भरेंगे। ये बोरबरी साहब ने बताया है। ठीक है, उनकी जो है जो बताया गया है बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, अब कारण समझिए। नाभिक के पास ऊर्जा कम होती है, मैंने अभी जो बताया वही चीज देखो बता रहा है, थोड़ा लिख दिया है। नाभिक के पास ऊर्जा कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाली कक्षा में जाते हैं। यह सिद्धांत आधुनिक स्वरूप में आप-बाऊ प्रिंसिपल से भी जुड़ा हुआ है। अभी हम लोग आप-बाऊ प्रिंसिपल समझेंगे तो वहां पर से सारी चीजें बताई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। चौथा नियम क्या है, चौथा नियम है सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है, वही चीज फिर आ गया। ठीक है, सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। यदि किसी सेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन आ सकते हो तब भी इलेक्ट्रॉन नई कक्षा में चले जाते हैं, नई कक्षा में चले जाएंगे, लेकिन 8 से 9 नहीं आएंगे। अभी मैं इसको उदाहरण से समझाऊंगा, ऐसे समझो, इस तरह समझो, अभी समझा रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। उदाहरण जैसे पोटेशियम, देखिए यहाँ पर पोटेशियम दे भी दिया है। पोटेशियम एटॉमिक नंबर होता है 19,
ठीक है। इसका एक्सपेक्टेड जो है 2n² होता है, यानी 289 होना चाहिए। मतलब पहले प्रथम कक्षा में, यहाँ पर समझिएगा, मैंने यहाँ पर ये बताया, समझिए। जैसे मान लेते हैं ये आपका जो है ये नाभिक है, ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा और ये तीसरा कक्षा, इस प्रकार से कक्षाएं हैं। तो मैंने ये बताया यहाँ पास बेटा, एक चीज याद रखो, मैंने अभी ये कहा कि जो पोटेशियम यहाँ पास होता है, जो पोटेशियम होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक है यानी एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 19 है। कितना है बेटा? 19 है। ठीक है, यानी इसमें 19 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 19 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 19 है। तो जब मैंने यहां पास बताया कि भैया इसको जो है हम प्रथम कक्षक बोलेंगे, इसको जो है इस वाले को फर्स्ट कक्षा बोलेंगे, इसको सेकंड बोलेंगे, इसको थर्ड बोलेंगे। और मैंने यहां पास ये बताया कि प्रथम कक्षा में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बस, और सेकंड कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और थर्ड में 18 हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये चीज मैंने अभी बता के आया हूं, ठीक है। फोर्थ में 32, ठीक है, फिफ्थ में 50, सिक्स्थ में 72 और सेवेंथ में 98। ये चीज अभी मैं बता के पीछे आया हूं, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। ठीक, तो ये बताइए यहां पास के पास है 19 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 19। तो मान लेते हैं प्रथम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो प्रथम कक्षक मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ये भर दिया, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? कहेंगे 8। तो 8 इसमें भरना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये दूसरे कक्षा में 8 भर गया, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भर गया। ठीक है, अब जो है हम लोग तीसरी कक्षा की बात करते हैं। देखिए, तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18। कितने आ सकते हैं? 18। ठीक है, तो 8 2 10 हो गए। अभी कई इलेक्ट्रॉन बचे हैं? अभी बचे हुए हैं 9 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल 19 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 19 में आपने पहले में 2 भर दिया, और दूसरे में आपने कितना भर दिया? दूसरे में आपने भर दिया 8। तो 8 2 10 हो गए। अब 9 और बचे हैं, इसको समझिए। तो 9 को जो हम तीसरे कक्षा में ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 हो गए। ठीक है, ये बताइए दूसरे में कितने आ सकते हैं? दूसरे कक्षक में, सॉरी तीसरे कक्षा में कितने आ सकते हैं? 18। सॉरी दोस्तों, देखिए पहले मैंने 2 भर दिया, दूसरे में 8 भर दिया, 8 10 हो गए। यानी अब जो है, अब जो भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन वो कितने में भरे जाएंगे? तीसरे में। दूसरे में क्यों नहीं भर सकते? दूसरे में इसलिए नहीं भर सकते क्योंकि दूसरे में 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन फुल हो गए। अब तीसरे में जैसे ही हम आए, तो तीसरे में कुल 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन तीसरे में मैंने भरा कितना? तीसरे में 8 भरा। और यही चीज ये बता रहा है कि 8 से ज्यादा नहीं होंगे किसी भी कक्षा में। यानी तीसरे कक्षा में 8 जब भर गए, तो आप जो है 8 से ज्यादा 9 नहीं भरेंगे, यानी 9 मत करना। 9 कर दोगे तो वही गलत हो जाएगा। यानी आप नई कक्षा ले लीजिए। यानी जो तीसरा है, तीसरे में 8 होने के बाद जो एक इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, 18 हो गए टोटल, एक इलेक्ट्रॉन अभी और बचा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर दीजिए। तो यानी इसका अगर देखा जाए तो इसका क्या बना? तो इसका आप कहोगे सर जी 2, 8, 9 नहीं बना, ये गलत है। आपका बना क्या? 2, 8, 8, 1। ये सही है, क्योंकि आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्थिर नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि आउटर सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्थिर नहीं माना जाता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज आपको समझ में आई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए गए हैं। ठीक है, ये कितने हैं? 20 तक हैं। तो 20, देखिए हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1। यानी पहले कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब फिर हम दूसरी की बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। थोड़ा एक मैं समझा देता हूं ताकि समझ में क्लियर हो जाए। 1 मिनट। चलिए इसको समझिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा हाइड्रोजन का निकालना है। तो हाइड्रोजन का जो होता है परमाणु क्रमांक होता है 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, इसका हमको निकालना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये बताइए, मान लेते हैं ये जो है ये नाभिक है, ये प्रथम कक्षक है, ये परमाणु का प्रथम कक्षा है।
ठीक है, प्रथम शेल है। ठीक, अब इसके पास जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे, प्रथम कक्षा में भरोगे, क्योंकि इसमें प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो प्रथम कक्षा में जो है हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन भर दिया प्रथम कक्षा में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ बन गया 1, ये बन गया। अब इसी प्रकार से हम लोग हीलियम का लेते हैं। जब हमने हीलियम का लिया तो हीलियम कितना होता है, तो आप कहेंगे सर जी हीलियम का जो होता है परमाणु क्रमांक 2 होता है। हीलियम कितना होता है, 2 होता है। हीलियम का 2 होता है तो इसका जो है मान लेते हैं ये नाभिक है, नाभिक के बाद ये दूसरी कक्षा है। ठीक है, तो इसमें अब इलेक्ट्रॉनों को हमको भरना है। तो ये बताइए अगर इसमें भरना है तो इसमें पहला इलेक्ट्रॉन को यहां भर दीजिए, दूसरे को ये भर दिए, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में आ गया, यानी ये पूरा स्टेबल हो गया। भाई जितना हो सकता है, जितना आ सकता है इलेक्ट्रॉन, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास थे और उसने प्रथम कक्षा में फुल कर लिया, इसलिए हीलियम भी एक प्रकार का क्या कहलाएगा, स्टेबल एलिमेंट्स कहलाता है। ठीक है, यानी ये हो गया आपके पास 2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हम लोग लिथियम की बात कर लेते हैं। तो अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का होता है 3, कितना होता है, 3 होता है। तो यहां पास मान लेते हैं नाभिक है, इसके बाद ये प्रथम कक्षक हो गया, ये द्वितीय कक्षक हो गया। तो प्रथम कक्षक में अगर हम बात करें तो ये बताइए इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो अगर 3 है तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले वाले में आ गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, आप कहोगे सर पहले वाले में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अब जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो दूसरे वाले में चले जाएंगे। हाँ ठीक है, दूसरे वाले में कर लिए, दूसरे वाले में चला गया। ठीक है, यानी इसका अलग देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आया, 2,1 ये आ गया। अब इसी प्रकार से अगर हम बात करें बेरिलियम की, बेरिलियम का होता है 4। तो प्रथम कक्षा, दूसरी कक्षा, ठीक है ये। अब जो है अगर हम बात करते हैं कि भैया इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 4 है। तो प्रथम कक्षा में जो है मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में भर दिए, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और दूसरे कक्षा में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो यानी 2 और बचे, 2 इसमें भर दीजिए, ये भर दिए। तो क्या बना इसका, 2,2 बना। समझ में आ रहा है ना कहानी पूरी। उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं बोरान की, बोरान का होता है 5, बोरान का 5 होता है। तो अगर इसकी हम बात करेंगे तो पहला कक्षा, सॉरी नाभिक, नाभिक बाद पहला कक्षा और फिर दूसरा कक्षा। तो अगर इसमें हम भरें तो इसमें देखिए कैसे भर जाएगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने भरेंगे, 3 बचे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, तीसरे में 3 भर गया, यानी ये क्या बन गया, 2,3 बन गया, 2,3 बन गया, 3 2 5 हो गया। मतलब अगर हम कार्बन की बात करें, ध्यान दें यहाँ पास कार्बन, कार्बन होता है 6, तो इसका क्या बनेगा, तो पहले में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 4 आ जाएगा, जिस प्रकार से यहाँ पास, यानी दूसरे में कब तक आते रहेंगे, इस प्रकार जब तक 8 इलेक्ट्रॉन न फुल हो जाएं। इसी प्रकार से अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का 7 होता है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2, दूसरे में 5। इसी प्रकार से ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का होता है 8, तो पहले में 2, दूसरे में 6। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसका, नियॉन का, सॉरी फ्लोरीन का, फ्लोरीन का होता है 9, तो पहले में 2, दूसरे में 7। इसी प्रकार से नियॉन की हम बात करें तो नियॉन का होता है 10, तो पहले में 2 और दूसरे में 8। इसका मतलब दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता था, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है और 8 ही इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका मतलब नियॉन भी एक प्रकार का स्टेबल एलिमेंट्स हो गया, यानी ये स्टेबल हो गया। क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्लियर हो गया बेटा, इतना चीज क्लियर हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें, ये देखिए ये नियॉन तो हो गया पूरा 2,8। सोडियम की बात करें, सोडियम का 11 होता है, 2,8,1। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सोडियम जैसे ही नियॉन में दूसरी कक्षा फुल हो गई, ठीक है, अधिकतम 8 ही आ सकते हैं, तो तीसरे वाले कक्षा में भरना शुरू हो गया, तो तीसरे वाले कक्षा में 1 आ गया। इस प्रकार तीसरे वाले कक्षा में फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी ऑर्गन के बाद जैसे ऑर्गन आया, ऑर्गन में तीसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आने के बाद वो भी तीसरा कक्षा भी फुल हो गया, और तीसरा कक्षा जैसे ही फुल हुआ और आर्गन के पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो भी खत्म हो गए, इसका मतलब आर्गन भी एक प्रकार का स्टेबल एलिमेंट्स बन गया। ठीक है, ये स्टेबल हो गया। क्लियर हो गया बेटा इतना चीज। अब बात हम करते हैं 19 की। जब 19 हुआ तो अभी मैंने यही चीज बताया था कि आप जो है तीसरे कक्षा में अगर हम बात करें, तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 18।
इसका मतलब पोटेशियम की अगर हम बात करते हैं, पोटेशियम मैंने बताया है कि 2, 8, 1 कैसे हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें भी हम सीख चुके हैं। तो इसका मतलब 20 तक जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, इस बोरबरी के नियम से बहुत अच्छे तरीके से किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हुई, हम लोग सीख लिए। लेकिन इसके बाद जैसे ही आगे हम लोग बढ़ेंगे तो वहां पास प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तब फिर हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है आफ-बाऊ। अब आफ-बाऊ का नियम हम लोग समझेंगे तो वहां पास जो है सारी चीजें बताया जाएगा और हर एक एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसान तरीके से कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आफ-बाऊ का जो नियम है, ठीक है, वो हम लोग का सेकंड वीडियो में आएगा। किस वीडियो में? सेकंड वीडियो में। अगर ये आपको वास्तव में मेरे प्यारे बच्चों अच्छी लगी हो वीडियो, तो आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी हमने इस चैनल को बनाया है। अगर आपका अच्छा प्यार मिला हमको इस वीडियो में, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको पूरी अच्छे तरीके से केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में तीनों इस चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से एक बार फिर से गुजारिश है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा मनोबल हमारा न टूटने पाए। हम जितना भी मतलब कोशिश करके, इतना अच्छा कोशिश करके, बहुत मेहनत करके हमने क्या किया, ये वीडियो बनाया है, ठीक है। अगर आपको सच में ये अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप जो है सेकंड वीडियो के लिए ज़रूर इंतजार करिएगा। हम सेकंड वीडियो कल, ठीक है, आपको बताएंगे और उसमें जो है हम लोग आफ-बाऊ का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। आफ-बाऊ के नियम से हम पूरे 118 एलिमेंट्स के बारे में, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकता है, उसको हम लोग पूरा समझेंगे, पूरा हम लोग करेंगे। उसके बाद जो हमारी तीसरी वीडियो आएगी वो संयोजकता आएगी। संयोजकता अगर निकालना हम सीख लिए तो कोई भी केमिस्ट्री के जो भी फार्मूले होते हैं, आप आसान तरीके से फार्मूले को बना सकते हो और फार्मूले को समझ सकते हो। फार्मूला मेरे प्यारा बच्चों रटने की जरूरत नहीं होगी फार्मूले को, जैसे बहुत से टीचर रटवाते हैं ना, मैं एक भी चीज रटवाऊंगा नहीं आप लोगों को, हर एक चीज कॉन्सेप्ट से समझाता चला जाऊंगा। आपको मैं ये वादा करता हूं, गारंटी लेता हूं, आपको केमिस्ट्री से अगर डर ना भगा दूंगा तब मुझे कहिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक। जय हिंद,